एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई अर्थव्यवस्था की क्लास में। हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत अपने सेवा क्षेत्र पढ़ रहे थे और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत एक क्लास ले चुके हैं और ये दूसरी क्लास रहने वाली है और इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर देंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत के सेवा निर्यात में संबंध। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भारत के सेवा क्षेत्र है, भारत के सेवा निर्यात में संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो एआई है अपना इस तेज़ी से वैश्विक आपकी सेवा व्यापार में बदलाव ला रहा है, खासकर डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में। तो एआई का आप देख पा रहे हो कि हर सेक्टर में बहुत इस्तेमाल हो रहा है और विशेष तौर पर अगर हम सेवा के क्षेत्र में देखें तो वैश्विक स्तर पर भी आपकी सेवा व्यापार में बदलाव ला रहा है एआई। अब जो डिजिटल रूप से हम प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उनमें तो विशेष तौर पर ये काम करता है, क्योंकि ये डिजिटल रूप में काम करता है अपना एआई। और एआई नवाचार और व्यापार के बीच दो तरफा संबंध है। एआई है नवाचार और अपने व्यापार के बीच दो तरफा संबंध है। एआई की प्रगति से व्यापार की लागत कम होती है और उत्पादकता बढ़ती है। तो व्यापार की क्या लागत तक तो आपके होती है कम और उत्पादकता है क्या बढ़ती है। और बढ़े हुए सीमा आपके पारी सेवा व्यापार से प्रौद्योगिकी के प्रसार से तेजी लाती है। ठीक है। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो सूचकांक रिपोर्ट है 2025, इसके अनुसार भारत ने 2016 और 2024 के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एआई प्रतिभा में सबसे अधिक अपनी बढ़ोतरी दर्ज की है। तो 2016 और 2024 के बीच अपने प्रमुख अर्थव्यवस्था में एआई प्रतिभा में सबसे अधिक बढ़ोतरी काम किया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार। आरबीआई की तिमाही शेष भुगतान आंकड़ों के आधार पर भारत में आपके फाइनेंशियल ईयर 18 में से लेकर अपने फाइनेंशियल ईयर 26 तक से तुलना देखें तो विश्लेषण से पता चलता है कि एआई के प्रसार के बाद एआई आधारित सेवाओं में जैसे सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं का निर्यात उन सेवाओं की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है जिसमें एआई का इस्तेमाल कम होता है, जैसे कि अपनी यात्रा हुई, परिवहन हुई, बीमा हुआ, सरकारी सेवाएं होती हैं इनमें। तो एआई का प्रसार के अपने बाद एआई आधारित जो सेवाएं हैं उनका निर्यात है उन सेवाओं की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है जिनमें एआई का इस्तेमाल कम होता है। अनुमानित जो गुणांक है एआई के अधिक उपयोग जो प्रयोग हैं अपना एआई एक्सपोज्ड है इस श्रेणी में निर्यात में अन्य श्रेणियों की तुलना में 39.5% की आपने बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। तो अनुमानित गुणांक एआई की अधिक प्रयोग श्रेणी के निर्यात में अन्य श्रेणियों की तुलना में 39.5% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। सॉफ्टवेयर 44% की वृद्धि, व्यावसायिक सेवाओं में 67% की आपकी वृद्धि में एआई के कारण निर्यात लाभ ज़्यादा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में 44% वृद्धि और व्यावसायिक सेवाएं उसमें 67% की वृद्धि एआई के कारण निर्यात लाभ क्या है ज़्यादा हुआ है। तो वित्तीय सेवाओं में ये लाभ नगण्य है। वित्तीय सेवाओं में ये क्या है, ये लाभ नगण्य है। ओके। सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आपके व्यापार जो समझौते हुए हैं उनके बारे में बात करें तो सेटा की बात करें तो समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता भारत और यूके के बीच में हुआ है। आपके इंडिया एंड आपकी यूके के बीच में ये समझौता हुआ है सेटा का। ठीक है। और समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता है, ये जुलाई 2025 में हुआ। कब हुआ? 2025 में हुआ, जुलाई में हुआ। और प्रावधान क्या क्या चीज़ें देखो कि 99% भारतीय निर्यात बिना शुल्क के यूके मार्केट में प्रवेश करेगा। तो 99% आपकी भारतीय निर्यात है बिना शुल्क के यूके में आपकी मार्केट में प्रवेश करेगा इस समझौते के अंतर्गत। आपके डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन 36 माह तक के आपके असाइनमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान करता है, जिसमें 75,000 से अधिक भारतीय कामगारों और 900 से अधिक कंपनियों के लाभ होगा और $500 मिलियन की आपकी क्या होगी, बचत होगी। तो ये एक बड़ी चीज़ निकल के आती है। और क्या चीज़ है कि अपने डबल जो कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है इसमें अपने 36 माह तक के आपके क्या असाइनमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान करता है, जिसमें 75,000 से अधिक भारतीय कामगारों, 900 से अधिक भारतीय कंपनियों और $500 मिलियन की बचत होगी।
भारत के 12 प्रमुख आपके सेवा क्षेत्र 137 उप क्षेत्र में यूके के बाजार में व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी। और नर्सिंग, लेखांकन व आर्किटेक्चर के क्षेत्र में परस्पर आपके मान्यता समझौता को आगे बढ़ाया जाएगा। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA को क्या करेगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही इन पेशेवर के अस्थायी प्रवेश में निवास की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो इन पेशेवरों को आपके अस्थायी प्रवेश मिले और निवास है, इनकी क्या है, सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यूके हर वर्ष 1800 भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीत विशेषज्ञों को अनुबंधित सेवा कोटा के तहत आपकी क्या अनुमति देगा, कितने, 1800। सेटा के बाद सेपा देखे, अब केपा पढ़े भले सेपा पढ़े, जैसे पढ़ो, अपन को क्या है, मैं तो शॉर्ट नाम में से डाल रहा हूँ। तो भारत और ओमान के बीच में है, ये ओमान के बीच में है। वो किसके बीच में था, ये ओमान, वो ब्रिटेन, यूके। ये भी दिसंबर 2025 में आता है, ठीक है, वो जुलाई 2025 में था। ओमान ने 127 सेवा उप क्षेत्रों में व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो 127 सेवा उप क्षेत्रों में व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई है ओमान से। और 100% भारतीय निर्यात बिना शुल्क के ओमान मार्केट में प्रवेश करेंगे। 100% भारतीय निर्यात बिना शुल्क के क्या है, ओमान मार्केट में प्रवेश करेंगे। 100% भारतीय निर्यात बिना शुल्क के, ठीक है ना। और ओमान बड़े सर्विस सेक्टर में भारतीय कंपनियों को 100% FDI की आपकी इजाज़त देगी। तो 100% की आपकी FDI की इजाज़त कौन देगा, ओमान देगा। भारत यूरोप मुक्त व्यापार संघ इफ्टा व्यापार एवं आर्थिक समझौते भारत यूरोप मुक्त व्यापार संघ एफ्टा व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता टेपा, ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। और 10 वर्षों में 50 बिलियन व उससे अगले 5 आपके सालों में 50 बिलियन, अर्थात कुल 15 सालों में 10 आपके बिलियन का प्रत्यक्ष निवेश आपको बढ़ाने का लक्ष्य है, वो भी क्या, डॉलर्स। अब हम बात करते हैं विभिन्न उप क्षेत्रों का आपके प्रदर्शन देखते हैं। तो पर्यटन क्षेत्र के बारे में देखें तो 2023 में 24 का जो यात्रा और पर्यटन के सकल घरेलू उत्पाद में 5.22% की योगदान दिया है। जो 23-23 वाला है उसमें यात्रा और पर्यटन ने सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि GDP में 5.22% का योगदान दिया है। जबकि इसमें अनुमानतः आपके 84.6 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को सहारा मिला है। तो लगभग आपके 8 करोड़ लोगों को यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। तो समग्र अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार का आपके कितना है, 13.3% का है। जो आपकी समग्र अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार का कितना है, 13.3% है। घरेलू पर्यटन आगमन देखे तो 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर तक 3.3 बिलियन और जनवरी से सितंबर तक 2024 में 2.2 बिलियन। वर्ष 2024 में कितना था आपके, 2.9 बिलियन था, ठीक है। तो इस प्रकार के आंकड़े घरेलू पर्यटन में आगमन के रहे हैं। विदेशी में देखें 2025 में जनवरी टू अक्टूबर के 7 मिलियन और जनवरी अक्टूबर 2024 तक 7.9 मिलियन। 2024 में टोटल आए थे 10 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों का आगमन देखें तो विदेशी पर्यटन प्लस अप्रवासी भारतीय यानी कि जो NRI है 2024 में 20.6 मिलियन, 2023 की तुलना में 8.9% क्या है, वृद्धि हुई है। 2024 में कितने, 20.6 मिलियन हो गए हैं। तो 2023 की तुलना में 8.9% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। औसत होटल आपके ऑक्यूपेंसी रेट है जो अप्रैल से नवंबर के बीच में देखें तो वित्त वर्ष 26 में 62.8% है, सॉरी 62.8 रेट रही है। और वित्त वर्ष 25 में 62.4 और वित्त वर्ष अपना 24 है ये 62.3। तो ये 24, 25 और ये 26।
2024 में पिछले साल की तुलना में पर्यटन में लगभग 17.5% का बढ़ोतरी हुई है। 2024 में पिछले साल की तुलना में पर्यटन में 17.5% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से लेकर सितंबर 2025 के दौरान पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 52.7% की आपकी बढ़ोतरी हुई है। विदेशी पर्यटकों का आना महामारी से पहले के स्तर से कम रहा है। जनवरी अक्टूबर 2025 के दौरान पिछले साल की अवधि की तुलना में लगभग 11.8% का गिरावट हुई है आपकी। पर्यटन में विदेशी मुद्रा आय 2024 में बढ़कर 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो, जो 2023 में 8.8% ज़्यादा है। 2023 से 8.8% की बढ़ोतरी हुई है, 35 बिलियन हो गए 2024 में अमेरिकी डॉलर्स। मेडिकल पर्यटन के हिसाब से बात करें तो लागत में प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल चिकित्सा पेशेवरों और अच्छे स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की वजह से चिकित्सा कल्याण पर्यटन भारत के लिए एक बड़ा लाभ बनकर उभरा है। मेडिकल पर्यटनों की संख्या 2009 में लगभग 1.12 लाख से बढ़कर 2022 से लेकर 24 के बीच में अपने 6 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो 1.12 लाख से लेकर 6 लाख से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि CAGR लगभग आपके 12.6% रहा है और इस संगत की तरह 12.4% जो संगत अवधि के 4.5% की कुल आगंतुक पर्यटन ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा है। विदेशी पर्यटन के आगमन में मेडिकल पर्यटन का हिस्सा 2009 में लगभग 2.2% बढ़कर आपके 2024 में 6.5% हो गया है। मेडिकल पर्यटन मार्केट 2025 में लगभग 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का और 2030 तक 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। तो 2025 में 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का और 2030 तक 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान दर्ज किया गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा पर्यटन विकास हेतु पहले देखें तो गुजरात में अवसंरचना आधारित, कार्यक्रम आधारित आपके जो पर्यटन पहल है, तो गुजरात में अवसंरचना आधारित और कार्यक्रम आधारित पर्यटन पहल। केरल में राज्य नेतृत्व वाला गंतव्य प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी आधारित पारिस्थितिकीय रूप से उचित और जिम्मेदारी पर्यटन मॉडल। सिक्किम का विनिमय पर्यटन संख्या पर फोकस और वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विकास कार्यक्रम। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहलें हैं। तो स्वदेश दर्शन 2.0 पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु और प्रसाद योजना जो धार्मिक टूरिज्म को अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रसाद योजना लाई गई। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक टियर 2 और टियर 3 के गंतव्य स्थलों को क्षेत्रीय हवाई परिवहन की सुविधा से जोड़कर वर्ष 2016 में आपके प्रारंभ की गई थी। देखो अपना देश अतुल्य भारत पहल, ये सारी चीज़ें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहलें हैं। उससे पहले हमने गुजरात की देखी, केरल की देखी, सिक्किम की देखी, वाराणसी की देखी। सिक्किम में विनिमय पर्यटन संख्या पर फोकस, केरल में राज्य नेतृत्व वाला गंतव्य प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी आधारित पारिस्थितिकीय रूप से उचित और जिम्मेदार पर्यटन मॉडल। गुजरात में अवसंरचना आधारित और कार्यक्रम आधारित पर्यटन पहल। वाराणसी उत्तर प्रदेश काशी विकास कार्यक्रम। दूसरा सेक्टर आता है सूचना प्रौद्योगिकी और IT समर्थित आपके सेवाएं। सूचना प्रौद्योगिकी और IT समर्थित सेवाएं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 25 में इन सेवाओं का राजस्व हार्डवेयर सहित 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगा। वित्तीय वर्ष 24 के 3.9% से मुकाबले सालाना वृद्धि 5.1% की होगी। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अनुमान है कि वित्तीय वर्ष जो 25 है इन सेवाओं का राजस्व हार्डवेयर के सहित आपके 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगा। वित्तीय वर्ष 24 के 3.9% के मुकाबले सालाना वृद्धि कितनी होगी? 5.1% की वृद्धि होगी। और वित्तीय वर्ष 25 में IT सेवाओं का निर्यात 3.7% से बढ़ने का अनुमान है। कितना? 3.7% बढ़ने का अनुमान है अपने इसमें वित्तीय वर्ष 2025 में IT सेवाओं का। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा स्थापित
ऑफशोर यूनिट्स हैं जो अपनी वैश्विक गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी विकास, अभियांत्रिकी, विश्लेषण और व्यावसायिक प्रचालन करती हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा स्थापित ऑफशोर यूनिट्स हैं जो अपनी वैश्विक गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास, अभियांत्रिकी और विश्लेषण और व्यावसायिक प्रचालन करती हैं। वित्तीय वर्ष 24 तक भारत में 1700 से प्लस वैश्विक क्षमता केंद्र थे और जिनके 19 लाख से अधिक पेशेवर काम करते हैं। इसे कॉम्पिटिटिव सेंटर्स के लिए सबसे बड़ा वैश्विक हब बनाता है। तो वित्तीय वर्ष 24 तक भारत में 1700 से प्लस आपके वैश्विक क्षमता केंद्र है। 19 लाख से ज़्यादा पेशेवर काम करते हैं जो इसे कैपेटिव सेंटर्स के लिए सबसे बड़ा वैश्विक हब बनाते हैं। वित्त वर्ष 24 में जीसीसी यानी कि आपके जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं का राजस्व आपके $64.6 बिलियन रहा है। तो CAGR कितनी है? 9.8% की है। तो 64.6% बिलियन डॉलर रहा है किसमें? राजस्व जीसीसी का। वित्त वर्ष कौन सा? 24। डेटा सेंटर्स की बात करें तो AI डेटा सेंटर खास उच्च निष्पादन सुविधा केंद्र है जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वर्कलोड्स की ज़्यादा गणनात्मक आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो AI आपके जो डेटा सेंटर्स हैं उन्हें खास रूप से आपके उच्च निष्पादन सुविधा केंद्र हैं जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI की और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आपके वर्कलोड्स की ज़्यादा गणनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2025 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.4 आपकी गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। तो भारत का डेटा सेंटर क्षमता है 2025 की दूसरी तिमाही में लगभग कितना है? 1.4 गीगावाट से और बढ़कर 2030 तक 8 गीगावाट तक का पहुंचने का अनुमान है। नेस्कॉम के अनुसार दुनिया का 20% डेटा जनरेट करने के बावजूद भारत दुनिया के सिर्फ लगभग 3% डेटा आपके सेंटर है। दुनिया भर में 11,000 से लगभग 150, 11,000 में से आपकी क्या है? 150 ही है। ठीक है, तो सिर्फ 3% ही है। और नेस्कॉम के अनुसार क्या है? दुनिया का लगभग 20% डेटा जनरेट करने के बावजूद भी भारत दुनिया के सिर्फ लगभग 3% डेटा सेंटर ही है। दुनिया भर में 11,000 है, उनमें से 150 ही भारत में है। डेटा सेंटर दोधारी तलवार भी है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया, जौहर, जापान, वियतनाम जैसे उभरते केंद्रों के पास प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ भारत के लिए खुद को वैश्विक AI डेटा सेंटर हब के तौर पर स्थापित करने के लिए ऊर्जा की कमी जैसी संरचनात्मक दिक्कतों को दूर करना बहुत जरूरी होगा। जनरेटिव AI स्टार्टअप नेस्कॉम के अनुसार डीप टेक कंपनियों के आपके कैलेंडर वर्ष 2024 में फंडिंग 78% बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेस्कॉम के अनुसार भाई डीप टेक कंपनियों के कैलेंडर वर्ष 2024 में फंडिंग में 78% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनरेटिव AI स्टार्टअप्स के बारे में हम देख रहे हैं। भारत का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप आपके इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आपका देश रहने वाला है। भारत सबसे अब और देखो इसमें लगभग 32,000 से 35,000 स्टार्टअप हैं जिसमें कैलेंडर वर्ष 2025 में 2,000 से ज़्यादा नए स्टार्टअप जुड़े हैं। जनरेटिव AI क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और इसमें सक्रिय जेनाई स्टार्टअप कैलेंडर के वर्ष 2024 की पहली 6 माही में लगभग 240 से बढ़कर कैलेंडर अपने वर्ष 2025 की पहली 6 माही में 890 से ज़्यादा हो गए हैं। तो 240 से सीधे 890 हो गए हैं। तो 3 गुना की क्या ज़्यादा से बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक आपके जनरेटिव AI स्टार्टअप है वो कर्नाटक में 39%, महाराष्ट्र में है 14%, दिल्ली में है आपके 9% और तेलंगाना में है 7%। जनरेटिव AI स्टार्टअप हेतु कैलेंडर वर्ष 2025 पहली 6 माही फंडिंग है जो 1990 की $1 मिलियन रही, जिसका वितरण आपके इस प्रकार से रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में 63%, एप्लीकेशन में 30% और सर्विसेज में 7%। तो जनरेटिव AI स्टार्टअप है तो कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली 6 माही फंडिंग $990 मिलियन रही, जिसका वितरण इस प्रकार से देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर में या मॉडल्स में 63% का, एप्लीकेशन में 30% का, सर्विसेज में 7% का। साइबर सुरक्षा में देखें तो नेस्कॉम DSCI के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का साइबर सुरक्षा बाजार लगभग $6 बिलियन आंका गया है और ये लगभग 30% की आपकी वार्षिक दर से बढ़ रहा है। 2024 में वैश्विक संचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत Tier 1 रैंकिंग में
98 पॉइंट आपके 49 की स्कोर के साथ साइबर सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया की सबसे मजबूत देशों में से एक है। ठीक है, 98.49 स्कोर है। ठीक है ना। आपके UNCTAD के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स के भारत की रैंक देखें तो वर्ष 2024 में 36वीं थी, जो अर्थव्यवस्था में आपकी 170 में है, और 2022 में कितनी थी, 48वीं थी। तो अच्छी यहाँ पर बड़ी है, तो मतलब 36वीं आ गई 48 से। किसमें, यूनिसेटेड आपके फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक देख रहे हैं। 2024 में कितनी है, 36वीं, और 22 में 48वीं थी। परिवहन सेवाएं देखें तो परिवहन सेवाएं सीधे तौर पर सकल मूल्यवर्धन के लगभग 4.5% का योगदान देती है। तो जीडीपी का 4.5% का योगदान कौन दे रहा है, परिवहन सेवाएं दे रही है 4.5% का। बड़े बंदरगाहों पर कंटेनर जहाजों का औसत टर्नओवर समय वित्तीय वर्ष 15 में लगभग 43 घंटे से घटाकर आपके वित्तीय वर्ष 25 में लगभग 23 घंटे हो गया है। तो बड़े बंदरगाहों पर आपके कंटेनर जहाजों की औसत टर्न अराउंड समय क्या हो गया है, 15 वर्ष, जो वर्ष 15 में था 43 घंटे था, और घटकर वित्तीय वर्ष आपके 25 में कितना हो गया, 30 घंटे हो गया है। वित्तीय वर्ष 25 में कुल हवाई यात्री ट्रैफिक 9.4% से बढ़कर आपके 9.4% बढ़कर आपके 411.8 मिलियन यात्रियों तक पहुंच गया है। और अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान गति में थोड़ी कमी देखी गई है। कुल यात्री ट्रैफिक में 3.5% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो वित्तीय वर्ष 25 में कुल हवाई आपके यात्री ट्रैफिक 9.4% आपके बढ़कर 411.8 मिलियन यात्रियों का पहुंच गया है। अप्रैल नवंबर आपके में देखें तो अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान गति में थोड़ी कमी हुई है। तो कुल यात्री ट्रैफिक में 3.5% वर्ष दर वर्ष की आपकी कमी देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। रेल माल ढुलाई सेवाएं सड़क परिवहन की तुलना में 50% से क्या ज़्यादा किफ़ायती आपके कार्गो रूट हैं। तो रेल माल ढुलाई सेवाएं हैं सड़क परिवहन की तुलना में 50% ज़्यादा किफ़ायती कार्गो रूट है। रेल माल आपके रोडिंग वित्तीय वर्ष 21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 24 में 12.5% की आपके ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो 21 की तुलना में 24 में 12.5% का गया ज़्यादा रहा है। वित्तीय वर्ष 26 में अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान माल लोडिंग में 3.3% का आपकी वृद्धि हुई है। 3 क्षेत्रों का योगदान है। एक है आपके कोयला, जिसमें 601 मिलियन टन मेट्रिक टन, 138 MT लोएस्क में, और सीमेंट में 109 मेट्रिक टन। तो कोयला, लोएस्क और सीमेंट। दूरसंचार सर्विसेज भारत के सकल मूल्यवर्धन में सीधे तौर पर 1.2% का आपके योगदान देता है। 1.2% का योगदान दूरसंचार दे रहा है। कुल टेलीफोन संपर्क 2014 में लगभग 933 मिलियन से बढ़कर नवंबर 2025 तक 1.2 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। 2014 में कितने, 933 मिलियन, और नवंबर 2025 में कितने, 1.2 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। टेली सेवा घनत्व 75% से बढ़कर आपके 86.8% हो गया है, जिसका मुख्य कारण है ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से वृद्धि हुई है और बेहतर डिजिटल समावेश को दिखाता है। तो 75% से 86.8% हो गया है। इंटरनेट समस्या इंटरनेट आपकी सदस्यता सितंबर 2025 तक लगभग 25 करोड़ से बढ़कर 101.8 करोड़ हो गई है। किफ़ायती दाम पर सुधार, हर सदस्य के औसत मासिक डेटा खपत में दिखता है। 2014 में 62 MB से बढ़कर 2025 में तक आपके 25 GB हो गया है। तो नेट के क्षेत्र में बहुत देख सकते हो कितना डेवलपमेंट हुआ है। रील्स भर के देखी जा रही है। डेटा की कीमतों में गिरावट, 2014 में 300 रुपये प्रति GB आती थी, अब 8.3 रुपये प्रति GB आती है। तो इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, देखने को मिल रहा है। रियल इस्टेट और आवासन सेवाएं। पिछले एक दशक में रियल इस्टेट और घरों के मालिकाना हक सेक्टर ने सालाना सकल मूल्यवर्धन में औसतन लगभग आपके 7% का योगदान दिया है। कितना, 7% का योगदान रहा है। और स्मार्ट सिटीज़ मिशन और शहरी अवसंरचना विकास निधि, ये तो एक गप है भाई साहब, मैं पहले ही कहता हूँ। अवसंरचना विकास निधि UIDF जैसी शहरी पहलों ने Tier 2 और Tier 3 शहरों में आवास की मांग को बढ़ावा दिया है। गृह ऋण है, सकल घरेलू उत्पाद में 8% को बढ़ाकर 11% से ज़्यादा हो गए हैं। और क्षेत्र में अनुसार सर्वदर्शी और फिल्म सेवाओं की प्रमुख हिस्सेदारी में
भारत दुनिया का सबसे बड़े आपके कंटेंट निर्माताओं में एक है। 2024 में वीडियो सब्सक्रिप्शन में अनुमान में 1200 आपके करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। भारत में अंतरिक्ष और महासागरीय सेवाएं देखें तो इसका मूल्य आपके लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2% रहा है। अनुमान है कि अगले दशक में लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट आपकी कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, मार्गदर्शन और तेजी से बढ़ते हुए निजी इकोसिस्टम के कारण ये बढ़कर 44 बिलियन आपके अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। किससे? 8.4 बिलियन से बढ़कर 15 से लेकर 24 के बीच आपके भारत में 34 देशों के लिए 393 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं और इन प्रयासों के लगभग आपसे 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 272 आपके मिलियन यूरो की आमदनी हुई है। 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 272 मिलियन यूरो की आमदनी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, 2020 में भारत के विनिर्माण निर्यात मूल्य में घरेलू सेवाओं का मूल्य वर्धित हिस्सा लगभग आपके 17.7% था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों में क्षेत्रीय हिस्सेदारी 20 से 25% से ज़्यादा और कई श्रम आधारित उद्योग में 15 से आपके प्रतिशत या इससे भी ज़्यादा थी। तो 2020 में भारत के विनिर्माण आपके निर्यात मूल्य में घरेलू सेवाओं का मूल्य वर्धित हिस्सा लगभग 17.7%, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में क्षेत्रीय हिस्सेदारी 20 से 25% ज़्यादा, कई श्रम आधारित उद्योग में 15% का या उससे भी ज़्यादा थी। सेवाओं के क्षेत्र में सेवाओं में आपके बैंक ऋण में वृद्धि अपने 5 साल में औसत 14% के करीब हुई थी, पहुंच गई है, ठीक है ना, 14% तक पहुंच गई, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 20 से 25 तक CAGR 14.3%। ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ है अर्थव्यवस्था के उस हिस्से से हैं जो रचनात्मक, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर आधारित हैं। इसमें आपके ऐसी गतिविधियां शामिल है जहां मूल्य मुख्य रूप से विचारों, ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विषय वस्तु से आता है, न कि भौतिक वस्तु से। तो ये था सेवा से संबंधित अपना इंडियन इको, ठीक है। और इस कक्षा में इतना ही, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए पूरी क्लास और आपके काम आए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।